आपका अपना YouTube चैनल स्टडी वाइड में स्वागत है। इस स्टडी वाइड चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट महा मैराथन क्लास में। तो दोस्तों, हम साइंस के जो रसायन शास्त्र विषय है उसको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग जो है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज रसायन के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रसायन कहते किसे हैं। तो दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं रसायन। दोस्तों, केमिस्ट्री अर्थात रसायन जो विज्ञान है उसके शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। दोस्तों, मिस्र के जो लोग होते थे काली मिट्टी को केमी के नाम से जानते थे। प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान का अध्ययन को केमेटिकिंग कहा जाता था और रसायन विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग लिवाइसियर को जानते हैं। तो ये रहा रसायन का बेसिक। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे जो पहला टॉपिक है लूसेंट में, वो है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस स्टडी वाइड चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पदार्थ है उसकी प्रकृति के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है काला रंग। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा केमी। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केमेटिकिंग। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है लिवाइसियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस ऋषि के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने हैं। इसका सही उत्तर है कणाद, जिन्होंने कहा था इसे परमाणु कहते हैं। दोस्तों, महर्षि कणाद किस देश के रहने वाले थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन जो होता है निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे गैस कहते हैं। आते हैं तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है कौन सा ऐसा है जो तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा पदार्थ है। दोस्तों, वो पदार्थ है जल। अगला क्वेश्चन है उद्वपातन पदार्थ कौन कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन, कपूर, नेपथलीन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो कौन सा है। तो पांचवी अवस्था है बोस आस्टिन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन है कि तत्व कौन कौन है। तो दोस्तों, तत्व का मैं एग्जांपल दे देता हूं, वो है सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि जलने में कौन गैस सहायक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन सहायक गैस है। कौन गैस है जो खुद जलता है। सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि समांगी मिश्रण कौन कौन है। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा चीनी या नमक या फिर हवा। हवा एक समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावाकरण। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा तथा नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल के कितने डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों, इसे 348 केल्विन पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उद्वपातक के द्वारा अलग कर सकते हैं किसको। तो दोस्तों, कपूर, नेपथलीन, अमोनिया क्लोराइड को और एंथ्रासीन, इसको उद्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है वो किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो इसको दोस्तों उत्तर हो जाएगा आंशिक आसवन। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ खनिज तेल, शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार, इसी को आंशिक आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों, मिट्टी की तेल जिसे हम लोग किरासन तेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कार्बनिक मिश्रण को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाप आसवन के द्वारा
कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्रवणांक। अगला क्वेश्चन है, द्रव का जमना क्या कहलाता है? तो दोस्तों द्रव का जमना हिमांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो बर्फ है उसका द्रवणांक हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि मिलाने से जो पदार्थ का हिमांक के द्रवणांक दोनों में क्या होता है? तो दोस्तों अशुद्धि मिलाने से हिमांक और द्रवणांक दोनों ही कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि जिन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है उसका आयतन गलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका गलने पर बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ मोम और तांबा। अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से घट जाता है उनके आयतन गलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि सोने या चांदी की जो मुद्रा कैसे बनाई जाती है? तो दोस्तों सोने और चांदी की जो मुद्रा है उसे मोहर लगाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ बने होते हैं जो जमने पर आयतन में क्या होते हैं? तो दोस्तों मुद्रण धातु यानी पैसा वगैरह जो सिक्के होते हैं उन्हें क्या होता है कि जो जमने पर उनका आयतन में क्या होता है? बढ़ जाता है। वाष्पीकरण कितने प्रकार से होता है? तो वाष्पीकरण 2 प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन के क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की जो क्रिया होगा उतने ही अधिक तेजी से होगी। अगला क्वेश्चन कि द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक होगा। द्रव का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों द्रव का यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पन की जो क्रिया होगी अधिक होगी। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों वाष्पन की दर घट जाएगी। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों दाब बढ़ाने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब को घटाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब को घटा देता है तो द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अगला टॉपिक है, ये रहा पहला टॉपिक रसायन शास्त्र का पदार्थ है उसकी प्रकृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना, और इससे जो भी मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उससे हम लोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 से। अगला क्वेश्चन है कि सन कब में मोल की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967 में इसको स्वीकार किया गया था मोल की इकाई को। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है एंडरसन। अगला क्वेश्चन है कि बोसान का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? इसका सही उत्तर है सत्येंद्रनाथ बसु। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की और कब? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज पॉलिन की थी 1930 ईस्वी में। परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा? तो इसका सही उत्तर है नाभिक। परमाणु की त्रिज्या कितना मीटर एम होता है यानी मीटर होता है? तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में किस आकर्षक बल के द्वारा बंध होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाए स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द्विगांशिक क्वांटम संख्या का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है? इसका न्यूनतम मान हो जाता है 0। अगला क्वेश्चन है कि द्विगांशिक क्वांटम संख्या तथा अधिकतम मान बराबर क्या होता है? इसका होता है n-1 यानी नंबर जो संख्या होता है उसका मान से घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा श्रोडिंगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव किस सिद्धांत के अनुसार है? इसका सही उत्तर होगा हाइजेनबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम पर आधारित है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अफबाव के नियम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधारित है। अगला क्वेश्चन है रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम 24। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकीमिया के उपचार में किस समस्थानी का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस 32। अगला क्वेश्चन है कि अरक्तता का रोग का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? तो Fe69। अगला क्वेश्चन है कि जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि जिन आयतनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये रहा आपका टॉपिक 2 परमाणु संरचना के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला चलते हैं ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक 3 में, जिसका नाम है गैसों का आचरण। इससे देखते हैं मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका नियम किसने दिया? तो दोस्तों बॉयल का नियम है, जिसे दिया था कि स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम दिया था बॉयल ने, जिसे बॉयल का नियम कहता है। परम शून्य तापमान कितना होता है? केल्विन में होता है 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगला क्वेश्चन कि किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। अगला क्वेश्चन कि आदर्श गैस की ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। ये कौन सा नियम है? तो एवोगाड्रो की नियम है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस के जो विसरण की गति गैस के विसरण की गति से कितनी गुनी अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुनी। तो ये रहा आपका टॉपिक 3 गैसों का आचरण के बारे में मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला चलते हैं टॉपिक 4 पर, जिसका नाम है तत्व का आवर्ती वर्गीकरण। इससे जो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उससे हम लोग देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी वाइड को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक 4 पर, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण के देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के भारों का आवर्त फलन होते हैं? तो मेडलीव के अनुसार जो है तत्व के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों का आवर्त फलन होते हैं, तो मेडलीव के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि मेडलीव की जो आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 वर्ग 7 आवर्त। अगला क्वेश्चन है कि डोबरेनर ने त्रिक नियम कब दिया था? तो दोस्तों डोबरेनर ने त्रिक नियम 1817 ईस्वी में दिया था। दोस्तों डोबरेनर किस देश का रहने वाला था? तो दोस्तों ये था जर्मन का। अगला क्वेश्चन कि त्रिक नियम किसने दिया था? तो दोस्तों त्रिक नियम दिया था डोबरेनर। अगला क्वेश्चन कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अष्टक का सिद्धांत दिए थे न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन कि न्यूलैंड्स कब अष्टक नियम दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1866 में। दोस्तों न्यूलैंड किस देश का रहने वाले थे? तो ये थे इंग्लैंड के। न्यूलैंड का अष्टक नियम के जो अंतिम तत्व था वो किस पर समाप्त होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम पर समाप्त होता था, जो कि 56 इसका परमाणु संख्या था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम को किस क्रम में सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन न्यूलैंड का जो नियम है किस तत्व तक लागू होता था? तो कैल्शियम तक लागू होता था, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि न्यूलैंड का जो सिद्धांत है किस तत्व तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था तथा असमान तत्वों को एक साथ? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने कब दिया था? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मोसले आवर्त सारणी किसके फलन है? तो इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या का आवर्त फलन था। अगला क्वेश्चन का आधुनिक आवर्त सारणी में यदि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का कार्य क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो
परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। आयतन ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों आयनन ऊर्जा यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वो घटती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन प्रीति ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो घटती है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार तथा विद्युत धनात्मकता क्या होती है? तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है? तो दोस्तों ये बढ़ती है। अगला क्वेश्चन का आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 वर्ग संख्या 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त संख्या होता है वो 7 होता है और वर्ग संख्या 18 होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य कौन सी धातु होती है? तो वो होती है क्षार धातु। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या 57 से 71 कौन श्रेणी कहा जाता है? जिसे कहा जाता है उत्तर इसका सही हो जाएगा लेंथेनाइड श्रेणी। अगला क्वेश्चन परमाणु संख्या 89 से 103 तक को कौन सी श्रेणी कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तत्व को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? दोस्तों 7वां के ए का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है उच्च होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। अगला क्वेश्चन किसी गैस का गलनांक निम्न होता है? किस गैस का जो गलनांक होता है निम्न होता है? तो निष्क्रिय गैस का। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का गलनांक उच्च होता है? तो कार्बन का, जो चौथा ए के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉपिक 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तत्वों का आवर्तिक वर्गीकरण का। अगला टॉपिक है रसायन बंधन। तो चलते हैं, इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। अगला क्वेश्चन है कि दो सदृश या अदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, उनके बीच स्थित बंध को क्या कहते हैं? उससे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह सहसंयोजन बंध। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक किस रूप में रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आणविक रूप में। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी जो बंध है वो वैद्युत क्या होते हैं? तो दोस्तों विद्युत के होते हैं वो कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी बंध किस घोलक में प्राय घुलनशील होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अध्रुवीय। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो, उनके बीच कौन सा बंधन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आयनिक बंधन। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलकर लवण जल बनाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा भस्म। भस्म जल में घुलकर लवण जल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो घरों में चूना पोतने या ब्लीचिंग पाउडर में निर्माण में आता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम OH के होल ट्वाइस, CaOH2 के होल ट्वाइस। जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य हो तो उस बंधन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी बंधन। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तो उस बंधन को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बंधन की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कमजोर होती है, स्थिर वैद्युत आकर्षण होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंधन किस यौगिक में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ETC। अगला क्वेश्चन कि sp संकरण की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय आकृति होती है। अगला क्वेश्चन कि sp स्क्वायर संकरण जो प्रकृति आकृति होती है वह कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि spq जो संकरण है उसकी आकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिकोणीय और पिरामिडीय आकृति होती है। दोस्तों ये रहा आपका
5वां टॉपिक रासायनिक बंधन से। अगले चलते हैं 6ठा टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अवकरण। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी वाइट को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों 6 टॉपिक पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तथा दूसरा उसे ग्रहण करता है तो उस अभिक्रिया के द्वारा जाना जाता है। तो कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तथा दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? जो त्याग करता है दोस्तों उसे कहते हैं अवकारक। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टॉपिक 6 से। और अगला चलते हैं टॉपिक 7 जो कि इसका अम्ल भस्म एवं लवण इस टॉपिक का नाम है। तो दोस्तों इससे अब जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से इसे हम लोग करेंगे अम्ल भस्म एवं लवण से। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अम्ल एक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है? तो इसने कहा, तो आर्हेनियस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है, यह किसने कहा? तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया था बोरस्टेड एवं लोरी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, जो कि अंगूर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गंध युक्त मक्खन जो कि खट्टा मक्खन, वह किस अम्ल के कारण होता है? तो ब्यूटराइक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन कि सोडा वाटर या पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो कार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसने कहा कि अम्ल यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? यह दिया था सिद्धांत लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक। सोना चांदी शुद्ध किस अम्ल में से किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जस्तीकरण से पहले किसका उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर H2SO4 के और HNO3 का। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े के धब्बे तथा फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े के धब्बे को छुड़ाने में तथा फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। दोस्तों आप बताएं कि ऑक्जेलिक अम्ल किस फल में मिलता है? खनिज अम्ल कौन है? तो दोस्तों खनिज अम्ल म्यूरिएटिक या फिर HCl को ही खनिज अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 3 और नाइट्रिक अम्ल का 1 है। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दवा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो भस्म कहलाता है? वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो भस्म कहलाता है। यह दिया था बोरस्टेड एवं लोरी ने। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट की अम्लता दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH2 के होल ट्वाइस। MgOH के होल ट्वाइस। अम्ल एवं भस्म यानी क्षार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसका निर्माण होता है, सही उत्तर हो जाएगा लवण एवं जल का। अगला क्वेश्चन है कि अचार के जो परिरक्षण में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। अगला क्वेश्चन कि पेट की अम्लता दूर करने में तथा अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का या फिर खाने के सोडा का।
जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन, धुआं सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, जो कि एक सर्प का सूत्र है। अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किसका उपयोग होता है? दोस्तों, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में उपयोग होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। यह अपमार्जक का चूर्ण बनाने में उपयोग होता है। एक कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र वो होता है NaOH। अगला क्वेश्चन कि बारूद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बारूद बनाने में दोस्तों होता है KNO3, पोटेशियम कार्बोनेट का, पोटेशियम का उपयोग होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि pH स्केल की खोज कब और किसने की थी? तो दोस्तों pH स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों समुद्री जल का जो pH मान होता है वो 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो दूध का जो pH मान होता है वो 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों मूत्र का pH मान जो होता है वो 6 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रक्त का pH मान कितना होता है? दोस्तों रक्त का pH मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है कि लार का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो लार का pH मान होता है 6.5। अगला क्वेश्चन है कि शराब का pH मान कितना है? तो दोस्तों शराब का pH मान होता है 2.8। अगला क्वेश्चन है कि सिरका का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों सिरका का जो pH मान होता है वो होता है 2.4। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का pH मान कितना होता है? दोस्तों नींबू का pH मान होता है 2.2। अगला क्वेश्चन ये pH मान रहे। अगला क्वेश्चन रहा कि हमारा शरीर कितना pH परास के बीच कार्य करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारा शरीर कितना pH परास के बीच कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 ले 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के जल के जो pH मान होता है जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है? दोस्तों वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, pH का मान कितना से कम होने पर जो दांतों का क्षय होने लगता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 यानी 5.5 से यदि कम हो जाता है तो आपका दांतों का क्षय होने लगता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि pH का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइवरों की जांच करने के लिए प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषक किसके आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह स्वास्थ्य विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के पर कार्य करता है। दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक 7 से, जिसके टॉपिक का नाम है आपका अम्ल भस्म में लवण। तो आगे 8वें जो टॉपिक है उसके लिए अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इससे आप लोग सुन लीजिएगा। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहें। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो इस स्टडी वाइड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह आइडियो लूसेंट का कैसा लगा आपको। और अभी तक हमारे और नोटिफिकेशन को नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिलते रहे। आपका अपना YouTube चैनल स्टडी वाइड में स्वागत।